गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल सीए बाबा अकाउंट्स वाले में। मैं आपका मेंटर सीए अमित गारोडिया हाजिर हूँ आपके साथ एक बार फिर से न्यू लेक्चर के साथ। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर। गाइस, आज हम थोड़ा सा बेसिक समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के अंदर कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स क्या है, हाउ पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, इनके रूल्स रेगुलेशंस, हाउ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो guys, before starting with the procedural part of book introduction to partnership, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए थोड़ा सा आज कहीं घूमने चलते हैं। चलिए, आज हम पहुंच गए हैं मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर आ गए हैं आप। ठीक है, और जैसे ही आपने मिर्ज़ापुर में एंट्री किया, ठीक है, तो आपको किसका किसका दर्शन हुआ। सबसे पहले आपको गुड्डू भैया मिल गए। ठीक है, गुड्डू भैया बोले कैसे है भैया। ठीक है सर, अच्छे है। बाद में आपको मुन्ना भैया मिल गए। बाद में कालीन भैया भी साथ में ही थे। पीछे पीछे रति शंकर शुक्ला आ रहे थे अपने आदमियों के साथ इनका गेम बजाने के लिए। ठीक है, ये तो थी सर पुरानी बात। अभी नया सीजन आएगा, उसमें क्या होगा। नए सीजन के अंदर सर ये चारों जन तो नहीं, रति शंकर शुक्ला का तो काम हो गया है, तीनों जन समझिए। लेकिन एक ठीक है, एक बार के लिए एज्यूम कर लीजिए कि चारों जन जिंदा है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, इन चारों ने अभी इनके समझ में आ गया है कि मिर्जापुर पे अगर इन्हें राज करना है तो ये एक अकेला इंसान का काम नहीं है। मिर्जापुर की गद्दी को चार जन लोग मिलके ही संभाल सकते हैं। तो गुड्डू भैया ने थोड़ा सा बुद्धिमानी का डिसीजन लिया और उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी पांचवें इंसान को इसमें शामिल किया जाए। उससे बेहतर है हम चारों जन आपस में मिलके सुलह कर लेते हैं, भाई भाई मिलके रहते हैं और मिर्जापुर पे राज करते हैं। तो ये चारों लोगों ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमें मिर्जापुर पे राज करना है। ठीक है, अब राज कैसे करेंगे सर। राज तो इनको कट्टे का बिजनेस करना ही आता है, वो कट्टों का बिजनेस करेंगे तो ही तो राज कर पाएंगे मिर्जापुर के ऊपर। तो गुड्डू भैया बोले कि हम चारों जन मिल के मिर्जापुर पे राज करते हैं, कट्टों का बिजनेस करके। चारों जन एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस में और जो भी मुनाफा होगा वो चारों जन आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो अभी कालीन भैया बोले हमारी तो उम्र हो गई है लेकिन हमें ज्ञान बहुत ज्यादा है, आप अभी बच्चे हैं, आप जोश में होश खो बैठेंगे। हम बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम आपको गाइडेंस देंगे, हम आपको राह दिखाएंगे, रास्ता बताएंगे कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो गुड्डू भैया मुन्ना भैया बोले अब हम भाई भाई बन गए हैं, हमारे बीच में स्वीटी जी नहीं रही, तो अभी हमारा कोई भी दुश्मनी नहीं बचा है और हम दोनों जो है मिलके बिजनेस करेंगे और आप हमें रास्ता दिखाइएगा। तो यहाँ पे चारों जन ने मिलके म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम बिजनेस करने वाले हैं और जो मुनाफा है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो व्यवहार, जो एक्टिविटी इन चारों के बीच में हुई और आपस में डिसाइड करने के बाद जो इन्होंने बिजनेस करने का नक्की किया, ये जो बिजनेस है इसी बिजनेस को बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, क्या बोलेंगे सर, पार्टनरशिप बिजनेस। और ये जो चारों व्यक्ति है, ये जो चारों अलग अलग इंडिविजुअल है, इन चारों को बोलेंगे पार्टनर। और गैस एक चीज ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर होते हैं वो ही बिजनेस के ओनर होते हैं, वो ही बिजनेस के सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं आफ्टर डिसाइडिंग म्यूचुअली कि हमें साथ में काम करना है और जो बिजनेस है उसका जो प्रॉफिट होगा वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो जो डेफिनेशन लिखी है देखिए उसके में क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between the person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। देखिए, या तो वो सारे के सारे चारों मिलके काम करते या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल काम करते। देखिए, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो कालीन भैया है वो सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है,
वो उनको ज्ञान है, इसके लिए वो रास्ता दिखा रहे हैं। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। उनके शरीर में, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बिजनेस की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है भैया, ठीक है। जो पावर, जो हिम्मत जो गुड्डू भैया और मुन्ना भैया के पास है, वो हिम्मत और वो जो हौसला है वो कालीन भैया के पास नहीं हो सकता, लेकिन कालीन भैया के पास ज्ञान है, ठीक है। तो गुड्डू भैया और मुन्ना भैया कालीन भैया से रास्ता समझ समझ के काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब कालीन भैया भी बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट है। हो जरूरी नहीं है वो कट्टों की डिलीवरी करने के लिए जावे तो ही वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा होगा, ठीक है। तो सर ये इतना सब हुआ, अब गुड्डू भैया को क्या जरूरत थी कि चारों को बीच में सुलह कराने की और चारों को एक साथ में बिजनेस करने की? हो सकता है वो अकेले ही कर लेते, अपने भाई के साथ मिलके, स्वीटी जी तो रही नहीं। तो ऐसा बोला गया है कि हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक इंसान के पास हर एक चीज की अवेलेबिलिटी हो। मुन्ना भैया के पास हो सकता है पैसा हो, लेकिन जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है बिजनेस करने के लिए वो नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि मुन्ना भैया के पास स्किल्स हो लेकिन पैसा नहीं हो। कालीन भैया के पास स्किल भी नहीं, पैसा भी नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज तो है बिजनेस की। तो हर एक इंसान के पास हर एक चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसीलिए जो पैसा वाला इंसान है वो स्किल्स वाले को ढूंढता है, स्किल वाला इंसान पैसे वाले को ढूंढता है, और आपस में वो लोग मिल जाते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जिसके पास अमाउंट था इन्वेस्ट करने के लिए वो स्किल वाले के साथ मिल गया, जिसके पास अमाउंट नहीं था तो दोनों जनों का काम हो गया। स्किल वाले को अमाउंट मिल गया टू इन्वेस्ट, एंड अमाउंट वाले को स्किल्स मिल गई टू यूज इन द बिजनेस, और उन दोनों का काम हो गया और उन्होंने आपस में प्रॉफिट को शेयर कर लिया, ठीक है। तो देखिए रीजन क्या थे जो हमने डिस्कस, जो नॉर्मली हम डिसाइड करते हैं कि भाई किन कारणों की वजह से हमें जो पार्टनरशिप है उसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो देखिए पहला रीजन यही लिखा है कि इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट फंड बट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल, ठीक है। गुड्डू भैया यहाँ पे आ गए, मतलब गुड्डू भैया का एग्जांपल दिया, गुड्डू भैया के पास पैसा था लेकिन स्किल्स नहीं थी। दूसरे में आ गया है कि इंडिविजुअल में हैव रिक्वायर्ड स्किल बट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू इन्वेस्ट, यहाँ पे मुन्ना भैया आ गए। अब थर्ड वाला आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, द टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे जब एक अकेला आदमी काम करता है, ठीक है, तो सारा रिस्क उसी के ऊपर रहता है, या फिर दो जन या चार जन मिलके काम करते हैं तो जो लाइबिलिटी होती है उसको वो चार, दो या चार जन आपस में मिलके देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता है वो बिजनेस की बढ़ेगी, और उन इंडिविजुअल के लेवल पे वो रिस्क कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इन सब कारणों की वजह से जो है वो पार्टनरशिप का रिक्वायरमेंट सामने आया, ठीक है। देखो जी लिखा है आपके बुक में, मोर देन वन पर्सन, एडिशनल कैपिटल, स्किल एंड मैनेजरल एबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू रन ए बिजनेस एट ए लार्ज लेवल, ठीक है। हमने बोला कि उन चारों को मिल के मिर्जापुर पे राज करना है, ताकि कोई तीसरा चौथा या पांचवा आदमी एडिशनल आके उनके बीच में टांग ना अड़ाए। तो एक मिर्जापुर पे राज करना मतलब राज लेवल हो गया, ठीक है। एंड फॉर द एक्सपांशन ऑफ एनी बिजनेस इन दीज सर्कमस्टेंसेस, मोर देन वन पर्सन गेदर एंड बिकम द सप्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। देखो अब एक तो अकेले गुड्डू गुड्डू भैया सबसे लड़ते, दूसरा हो सकता है मुन्ना भैया जब साथ में आके मिल गए हैं तो उन दोनों की पावर डबल हो गई है, तो कोई तीसरा इंसान उनके बीच में आके वो चीज जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अभी पार्टनरशिप का डिसाइड तो कर लिया है, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, हमने क्या किया, जो इन चारों ने आपस में मिलके पार्टनरशिप करने का नक्की किया है, तो भी जो एक बेसिक नॉलेज है अपने माइंड के अनुसार आप सोचने की कोशिश कीजिए कि इन चारों ने मिलके क्या क्या डिसाइड करने का सोचा होगा, ठीक है। तो अब ये तो पढ़े लिखे नहीं है, तो गुड्डू भैया के पिताजी की एंट्री यहाँ पे हो रही है। गुड्डू भैया के पिताजी बोल रहे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम चारों मिलके कट्टे का धंधा करने का सोच रहे हो, लेकिन सोच लिया है तो अभी करना तो पड़ेगा। गुड्डू भैया बोले हमने जो डिसाइड कर लिया है, जो हमने एक बार कमिटमेंट कर दी है, उसके बाद हम किसी और की नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो पिताजी बोले ठीक है कीजिए, हमसे क्या चाहते हैं, हमसे आप ये चाहते हैं कि आप हमें सलाह दीजिए हम कैसे आगे बढ़े। तो पिताजी बोले ठीक है, घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, यही सही। तो उन्होंने बोला सबसे पहले आप ये जो भी नक्की कर रहे हो काम करने का, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, रिटर्न फॉर्मेट में एग्रीमेंट बना लीजिए।
बोले वो कैसे बनेगा? बोले हम बना देंगे, हम वकील है भैया, हमारे पास कलम की ताकत है। बोले बनाइए। बोले ये आप रिटर्न फॉर्मेट में बनाइएगा, जिससे भविष्य में एक दूसरे के ऊपर आपको कट्टा उठाने की जरूरत ना पड़े। बोला ठीक है। फिर बोला इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो इन सब के बारे में ये जो आपकी पार्टनरशिप है उसके अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं आपको, जो पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की, ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जो पहला सबसे आ रहा है कि क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ही होती है। जो वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं उसका उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। और ये हमेशा रिटर्न फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ओरली एक्सेप्टेड है। आपस में बहुत ज्यादा बनने लग गई है गुड्डू भैया मुन्ना भैया की, लेकिन फिर भी सर उस चीज को नहीं चलाना चाहिए, उन सबको रिटर्न फॉर्मेट में ही करना चाहिए। अभी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, आपको मिर्जापुर पे राज करना है, तो कुछ जो प्रॉफिट आप कमाओगे उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे। तो आप जो मिर्जापुर पे राज करने के लिए कट्टों का बिजनेस कर रहे हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो राज करना ही है ना। तो कोई भी एक्टिविटी आप करते हो उसका मेन, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। ठीक है। अब थर्ड आ रहा है लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस की क्या ही बात करें सर, मिर्जापुर के अंदर तो सब कुछ लीगली होता है, ठीक है। फोर्थ आ रहा है एजेंट ऑफ ईच अदर। हमने ऊपर देखा कि सिर्फ गुड्डू भैया और मुन्ना भैया मिलके काम करने वाले हैं, और जो कालीन भैया है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ उनको राह दिखाने वाले, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करने वाले। तो जरूर इसका मतलब ये नहीं कि जो कालीन भैया है वो बिजनेस का पार्ट नहीं है और उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो गुड्डू भैया और मुन्ना भैया काम कर रहे हैं वो एज ए कालीन भैया के एज एजेंट बन के काम कर रहे हैं। मतलब जो भी एक्टिविटी गुड्डू भैया मुन्ना भैया के द्वारा की जा रही है वो सब कालीन भैया के ऊपर भी लीगली लाइबल होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ रहा है नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आपको रियल लाइफ में भी बहुत काम लगने वाला है, ठीक। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स में अभी डिसीजन तो गुड्डू भैया ने लिया था कि कौन कौन किस किस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उन्होंने 4 जनों का डिसाइड कर लिया। भविष्य में हो सकता है कि उनको और लोगों की जरूरत पड़े। अभी उनका मन मिर्जापुर के अलावा जौनपुर में भी चल रहा है और कहीं भी चल रहा है, तो उनके उनको लोगों की जरूरत है। तो वो हर स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर आदमी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। तो सरकार ने बोला कि नहीं भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने भारत की सरकार को गाइडेंस दे दी कि आप पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैक्सिमम 100 लोगों तक इन्वॉल्व करना अलाउ कर सकते हो। अभी वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो रूल्स के थ्रू कितने लोगों को अलाउ करना इंक्लूड पार्टनरशिप में करे, ठीक है। इंडियन कंपनीज एक्ट ने तो बोल दिया कि आप मैक्सिमम 100 कर सकते हो, आप मैक्सिमम 100 कर सकते हो। गवर्नमेंट को ये नहीं बोला गया कि आप इतने ही करो, बस आप 100 तक कर सकते हो। तो गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी आ गया कि वो बोल सकता है कि आप इतने नंबर ऑफ पर्सन हायर कर सकते हो। तो एट प्रेजेंट जो नंबर ऑफ पीपल हायर करने की कैपेसिटी है वो सरकार ने 50 जन आप मैक्सिमम इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उनके पास वो पावर है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं 100 तक, लेकिन हाल फिलहाल 50 है और वो जब चाहे इंक्रीज कर सकते हैं। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कितना भी हो वो अपने प्री डिटरमाइंड शेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही प्रॉफिट के ऊपर कोई लिमिट नहीं थी कि भाई अगर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 10 लाख रुपए जो प्रॉफिट होगा वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर वो 10 करोड़ हो जाता है तो भी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैसे ही जो लाइबिलिटी है, जो ओब्लिगेशन बिजनेस के ऊपर किसी न किसी सिचुएशन में या कंडीशन में आ गया तो वो उसकी लाइबिलिटी भी पार्टनर्स के ऊपर अनलिमिटेड रहेगी। कहने का मतलब अगर उन चारों जनों ने मिलके बिजनेस में 50 लाख इन्वेस्ट किया, मतलब टोटल 2 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर दिए अपने कट्टों के बिजनेस में, ठीक है। लेकिन सीएम भैया आ गए वापस से मुख्यमंत्री बन के और उन्होंने कुछ ऐसा
बिल पास कर दिया जिसके अंदर जो हथियार का विक्रय विक्रय करता है उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी आ गई 20 करोड़ रुपए की। अभी चारों जन मिलके ये तो नहीं बोल सकते कि भैया हमने तो 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रखे, 50-50 लाख वो ले जाओ, उससे ज्यादा हमारे पास इन्वेस्ट नहीं करके रखा। जी नहीं, वो चीज अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है, आपने प्रॉफिट जो कमाया है वो भी अनलिमिटेड था ना, उसमें थोड़ी आपने कोई कंडीशन मार्क करी थी। ठीक है, तो आपके ऊपर जो अभी ओब्लिगेशन आ रहा है बिजनेस के ऊपर, उसके लिए भी आप जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल हो। तो जस्ट अ सेकेंड। तो अगर आपके बिजनेस में जो असेट्स है वो इनफ नहीं है आपका ऑब्लिगेशन पे करने के लिए, तो फिर आपको अपने घर से प्रॉपर्टी लेके आनी पड़ेगी उन लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट आ रहा है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो 4 जन थे उनको हमने पार्टनर बताया था, और मैंने आपको पहले ही बोला जो पार्टनर्स है वही ओनर है, उन्हीं के हाथ में ओनरशिप है, और वो मैनेजमेंट के जो भी डिसीजन है वो यही लेने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है पार्टनरशिप डीड। हमने क्या देखा ऊपर, गुड्डू भैया और बाकी सब लोग मिलके जो है उनके पिताजी के पास गए। पिताजी ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कट्टों का बिजनेस करना चाहते हो? बोले कि भी हमें मिर्जापुर पे राज करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, और कट्टों के बिजनेस से अलावा हमें कुछ आता नहीं। बोला ठीक है कर लो। बोला कैसे करें? बोला सबसे पहले एग्रीमेंट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। बोला बना दीजिए। बोला पैसा लगेगा? बोला हमसे पैसा लेंगे? बोला ठीक है चलो दे देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात हुई है, इस कॉन्ट्रैक्ट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, और ये डीड बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। जो भी पार्टनरशिप बनती है उसके अंदर डीड बनाया ही जाता है, वो डीड के बेस पे ही सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो जो बुक में लिखा है, द emergence ऑफ पार्टनरशिप इज फ्रॉम द एग्रीमेंट। ठीक है, जो पिताजी ने बोला कि आप एक एग्रीमेंट कर लीजिए, ठीक है, तो बोले ठीक है कर लेते हैं। तो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट बनाया विद द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, आप कुछ भी करेंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी रिटर्न फॉर्मेट में होगा, दैट मस्ट बी गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमेशा ध्यान रखना कि आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो लॉ में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टनर्स इज प्रिपेयर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, तो जो भी आपने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम साथ में मिलके काम करने वाले हैं, इसीलिए वो जो पार्टनरशिप डीड बनने वाली है वो आप सभी को लीगली एक्सेप्टेड है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो इसमें लिखा है वो हमें मान्य नहीं है। ठीक है, और अभी पिताजी थोड़े से बुद्धिमान थे, उन्होंने बोला जो ये एग्रीमेंट बना रहे हो उसे रिटर्न फॉर्मेट में बनाओ, जिससे भविष्य में आप एक दूसरे के ऊपर फिर से किसी तीसरी या किसी थर्ड पर्सन के लिए एक दूसरे पे आप कट्टा ना उठा लो। बोला ठीक है, इसके लिए बोला कि जो ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है वो हमेशा रिटर्न फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ठीक है, और इसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। अब इस पार्टनरशिप डीड वाला बना लेते हैं। बोला बनाइए। बोला क्या क्या होगा? बोला क्या करना पड़ेगा? बोला पार्टनरशिप डीड में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। बोले क्या इन्फॉर्मेशन आती है? बोले सबसे पहले डिटेल्स ऑफ पार्टनर आती है, मतलब कौन कौन पार्टनर है, उनका एड्रेस क्या है, उनका नाम क्या है, बाकी सब जो भी केवाईसी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आएगी। बोले डिटेल्स ऑफ फर्म। बोले वो क्या होता है? बोले आप जिस फर्म के थ्रू मतलब जो बिजनेस करने वाले हो उसको एक पर्टिकुलर नाम तो दोगे? बोला हाँ दे देंगे। बोले दीजिए। बोले वो जो नाम है वो आप सोच के दे देना अपने हिसाब से। बोले तो वो जो फर्म फॉर्म करने वाले हो उसके उसका नाम, उसका एड्रेस, वो कहाँ पे आप रजिस्टर करोगे, कौन से एरिया में बैठ के काम करोगे, वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आ रहा है टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब आप इसमें क्या करने वाले हो। बोला वो तो हमने आपको बता दिया। बोला ठीक है। बोला जो भी आप बिजनेस करने वाले हो उसकी डिटेल उसके अंदर आएगी। ठीक है, बाद में कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो पार्टनरशिप आपने फॉर्म की है, वो कौन सी डेट पे आपने डिसीजन लिया उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है कैपिटल, मतलब वो जो चारों जन है वो आपस में मिलकर कितना कितना कैपिटल बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। उन्होंने अब म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, जिससे
उसका इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड के अंदर आता है। नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो बोलते हैं कि भाई हम जो पार्टनर्स मिलके अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट के अलावा हमें इंटरेस्ट भी चाहिए, तो उसका डिसीजन भी वो ले सकते हैं। वो अगर चाहे तो, अगर उनको इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पे तो इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ड्रॉइंग्स, मतलब कि उन्होंने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अभी उन्हें हाथ खर्चे के लिए पैसे चाहिए, पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो कौन पार्टनर को कितना कितना पैसा ड्राइंग बोल के मिलेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आ रहा है उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट फर्म चार्ज करना चाहती है तो वो चार्ज कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जिसके लिए सारे कांड जीवन के अंदर होते हैं। मतलब अब आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा चल रहा है, जब वो आप बिजनेस स्टार्ट हो उसी से पहले आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप जो प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में बांटोगे। इक्वल बांटना है या 40-60 में बांटना है या फिर 30-30-30-10 बांटना है, किस तरीके से बांटना है। जितने जन है उतने आपस में वो मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें इतना प्रॉफिट आपस में एक दूसरे के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट आ रहा है सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन का डिसीजन लेते हैं कि हमें अपने पार्टनरशिप बिजनेस से इस तरह की कोई भी अमाउंट चाहिए, सैलरी बोनस बोल के, ठीक है, चाहिए या नहीं चाहिए वो हम डिसाइड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। अभी हमें भैया चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, कट्टों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसके लिए बोल रहे हैं कि अगर बिजनेस के अंदर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो दो तरीके होते हैं बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। या तो वो बैंक से पैसा उठाए, अभी कट्टों का बिजनेस करे तो बैंक कहाँ से पैसा देगी, या फिर पार्टनर्स और पैसे का जुगाड़ करे। भी पार्टनर्स और पैसे का जुगाड़ करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो कैपिटल बोल के लेके आएंगे या तो फिर अपने बिजनेस को एज अ लोन प्रोवाइड करेंगे। अभी कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो उनका बेस जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो बोले कि आप एज कैपिटल बोल के पैसा मत डालो बिजनेस में, लोन बोल के पैसा डाल दो, तो जितने टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है पैसे का उस टाइम के लिए वो पैसा बिजनेस में रहेगा, बाद में आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, और जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसा बिजनेस में यूज हुआ है उसका आपको ब्याज दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उस चीज की इंफॉर्मेशन भी बिजनेस पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अभी यार ये गुडविल, गुडविल का मतलब आपने जो बिजनेस किया उसका रेपुटेशन मार्केट में किस तरीके से आ रहा है, और जब कोई ऐसा इवेंट होता है कि किसी पार्टनर को निकलना है या फिर एड होना है, तो उस समय पे आप गुडविल का कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे, उस चीज की इंफॉर्मेशन आपको पार्टनरशिप डीड में देनी होती है। नेक्स्ट है एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है। अभी भैया स्वीटी जी तो नहीं रही, स्वीटी जी की बहन बोल रही है कि हमें बिजनेस में जुड़ना है, तो जुड़ना है। अभी रति शंकर जी बोलेंगे कि भैया लेडीज है तो हम काम नहीं करेंगे, तो गुड्डू भैया बोल रहे हैं निकल पहले ही फुर्सत में, ठीक है। तो रति शंकर शुक्ला जा रहे हैं, स्वीटी जी की सिस्टर ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में जब पार्टनर्स ऐड होंगे तो किस तरीके से एक्टिविटी की जाएगी, किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग शेयर्स रेशियो को ऊपर नीचे किया जाएगा, उसका इंफॉर्मेशन भी पार्टनरशिप डीड में दे दिया जाएगा। देखिए, देख रहे हैं आप, जो पिताजी है वो वकील है, उनके पास कलम की ताकत है, उनको कितना ज्यादा नॉलेज है, वो सारी सिचुएशंस को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं सॉरी, सारी सिचुएशन, मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं उनके बीच में घटित हो सकती है भविष्य में, तो उन सब चीजों को वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर सपोज करो अभी तो जोश जोश में सुलह कर लिया है और वो बिजनेस करने का नक्की कर लिया है साथ में, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ज्यादा आगे ना चले उनका बिजनेस, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को जो है वो बंद करना पड़ेगा। तो उस समय पे किस तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे उस चीज के बारे में भी डीड के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। अभी एक पॉइंट आ रहा है गाइस कि जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव पर्पज के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर बोला गया है कि इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर विल बी डिसअलाउड इफ नो प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड। हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है तो उसके लिए डीड में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने डीड में मेंशन नहीं किया है तो आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दे सकते, और अगर आप फिर भी दे रहे हैं तो वो आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, उससे आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर आपने डीड में मेंशन नहीं किया है इंटरेस्ट के रिलेटेड तो फिर आप नहीं दे सकते। अभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने
कुछ चीजें मेंशन की है कि आपने डीड वगैरह तो बना ली, आपने अपने हिसाब से सब क्लोजेस भी ऐड कर लिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशंस में जो प्रीमियम में मेंशन कर दिया गया है वो ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे दो कंडीशन, दो सिचुएशन हो सकती है। या तो आपने जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न फॉर्मेट में नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि ओरल जो था वो भी एक्सेप्टेड था, तो आपने रिटर्न फॉर्मेट में नहीं बनाया। या फिर आपने बनाया लेकिन कुछ ऐसे क्लोजेस जो जरूरी थे लेकिन आपने डीड में मेंशन नहीं किए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको प्रोविजन में जो लिखा है, प्रोविजन में वो आप फॉलो करेंगे। देखिए, ईच पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन कैपिटल इन द फर्म, मतलब कैपिटल के लिए पहले में बोला है। दूसरा पॉइंट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड बोला कि जो प्रॉफिट है उसको आप कैसे डिसाइड करेंगे, वहाँ में ड्राइंग्स है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे लेंगे, सैलरी बोनस का डिसीजन कैसे लेंगे, जो आपने लोन प्रोवाइड किया है उसके बारे में आप किस तरीके से बात करेंगे, अगर पार्टनर ने कोई एक्सपेंडिचर कर दिया है बिजनेस के लिए तो उसका रिइम्बर्समेंट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब गाइस ये तो था थोड़ा सा बेसिक्स, आपको एक पार्टनरशिप का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन किया। अभी आपने 11th स्टैंडर्ड तक जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया है उसमें आपने देखा कि एनुअल अकाउंट के अंदर आप कौन कौन सा अकाउंट्स बनाते थे। आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसमें क्या होता था, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपका जो भी ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है उसे आप पीएनएल में ट्रांसफर करते, पीएनएल से आपका नेट प्रॉफिट आता, उसको उठा के आप बैलेंस शीट में ले जाते, बैलेंस असेट साइड या लायबिलिटी साइड, वट एवर द केस में। प्रॉफिट है तो लायबिलिटी साइड, लॉस है तो एसेट साइड, ठीक है। एसेट साइड मतलब आप लायबिलिटी साइड से उस लॉस को रिड्यूस करते हैं, मतलब आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाता, तो एज गुड एज कि आप असेट साइड पे उसे मेंशन कर रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप का जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने जाएंगे तो अब आपको कुछ एडिशनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एडिशनल अकाउंट्स मतलब अब आपने प्रॉफिट जो अर्न किया, हमने क्या देखा कि आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मतलब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें वो प्रॉफिट को डिवाइड कर दो। डिवाइड ऐसे कैसे कर दो, उसके लिए क्या करेंगे आप उस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट से जो आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ है उस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपका अकाउंट पीएनएल के बाद जो बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। उसमें आप वो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे और जो पार्टनर्स के रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो सब उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएंगे, और जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो वहां से उस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। और फिर वहां से वो प्रॉफिट जो है, अभी भी बैलेंस शीट नहीं एग्जिस्टेंस में आ रही है, यहाँ से पीएनएल अप्रोप्रिएशन से वो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब पहले आपने एडिशनल पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया, उसके बाद आप बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के हेड में आपने वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अब या प्रॉफिट है तो उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और अगर लॉस है तो उनका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। और फिर वहां से आप उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, और उसके बाद आप एक बैलेंस शीट फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपने दो अकाउंट एडिशनल बनाए हैं, ठीक है। इसके लिए अभी आगे आ रहा है, अभी हम इसको, आपको वैसे तो थ्योरेटिकल समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर जब आप आगे पढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि किस तरीके से अकाउंट्स बनाए जाते हैं और किस तरीके से उनका इफेक्ट आता है, ठीक है। बस जस्ट फॉर ब्रीफ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं पार्टनर्स के इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उनकी दो मेथड जो है आपकी बुक में प्रिस्क्राइब की हुई है। एक तो है फ्लक्चुएटिंग अकाउंटिंग मेथड, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। गाइस, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, वो फ्लक्चुएटिंग जो वर्ड है वही अपने आप में उस मेथड के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस है और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा ड्यू टू
activities between the due to the transaction taking place between the partner and the partnership firm, ठीक है। जो भी मतलब कि सपोज किसी पार्टनर ने कोई अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो वो ड्रॉइंग हो गया, उसके डेबिट अकाउंट पे आ जाए, डेबिट साइड पे आ जाएगा। अगर पार्टनर ने कुछ एडिशनल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है एज अ कैपिटल तो वो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। अगर पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट दिया गया है, कुछ सैलरी बोनस रेम्यूनरेशन कुछ भी दिया गया है तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद जो भी एक्टिविटी होगी पार्टनर्स के बीच में आपस में, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर, वो सारी एक्टिविटी आपकी करंट जो आपका अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो सब आपका यहाँ पे आएगा। और इसकी वजह से आपका ओपनिंग बैलेंस है वो क्लोज एट द ईयर एंड चेंज होता हो जाएगा एवरी ईयर, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका बैलेंस जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो मिसमैच है, मतलब सेम नहीं है। आपने जो भी एक्टिविटी आपके बीच में और पार्टनरशिप फर्म के बीच में हुई है उससे आपका बैलेंस चेंज हो गया है। तो इसी ही बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, मतलब कि आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर सेम नहीं है, तो इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। नेक्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मतलब सर आपका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है ना वो हमेशा इंटैक्ट रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। बोले ऐसे कैसे नहीं आएगा, एक्टिविटीज तो पार्टनर्स के बीच में होने ही वाली है, ऐसा थोड़ी। अगर आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर लिया है तो फिर आपका बैलेंस चेंज नहीं होगा। बोला हाँ सर नहीं होगा। अगर आप सिर्फ ऐसी सिचुएशन जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो आपको दो तरह के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो बनाएंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा आप बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो बनाएंगे तो हमने जो देखा कि फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही थी उन्होंने उन एक्टिविटीज को हमने उस अकाउंट में रिकॉर्ड किया। तो इस वाली मेथड के अंदर हम वो सारी एक्टिविटी पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और जो परमानेंट चेंजेस होते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर, वो सारे के सारे जो पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है उसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे इसमें स्पेसिफिक स्पेसिमेन दिया हुआ है। जो स्पेसिमेन है वो तीनों में सेम ही है, मतलब फिक्स के अंदर भी यही इसी तरीके से अकाउंट बनता है, ऊपर की सिर्फ हेडिंग चेंज हो जाती है, और जो फ्लक्चुएटिंग उसके अंदर भी इसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो है ये फ्लक्चुएटिंग का है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, जो भी एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर हुई है वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। और जो आप फिक्स्ड अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा, फिक्स अकाउंट के टाइम पे आपकी ये जो सारी एक्टिविटी है वो आपकी करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, और जो आपका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है वो चेंज होएगा। और जो आप इसमें एक अकाउंट और बनाएंगे उसका नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे एक्सेप्ट आपका कुछ परमानेंट चेंज हो रहा है कैपिटल के अंदर, ठीक है। जब आप कुछ परमानेंट चेंज करेंगे मतलब कि आप अगर कुछ नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आप कुछ विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके वजह से आपका जो बैलेंस चेंज हो सकता है, अदरवाइज आपका कुछ भी बैलेंस चेंज नहीं होगा। यह सब थ्योरेटिकल पार्ट लिखा गया है गाइस, यू नीड नॉट टू गो थ्रू इट इन थॉरली। जब आप प्रैक्टिकल सम्स करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब इन डिटेल समझ में आने लग जाएगा। ये जस्ट आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है तो मैंने उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए आपको सब इन डिटेल बताया गया है यहाँ पे कि आपको जो ड्राइंग्स होगी उस ड्राइंग्स को आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसके लिए आप अलग से अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर जो भी ड्राइंग्स रिलेटेड एक्टिविटीज है वो सारी उस ड्राइंग की जो लेजर उसमें पोस्ट करेंगे। इंडिविजुअल पार्टनर्स की एक हम ड्राइंग अकाउंट ऑफ पार्टनर ए ऐसा एक अकाउंट बना दिया, फिर जो ए जो है जो भी ड्राइंग्स करेगा वो सबकी एंट्री वहां पे की जाएगी, और एट द ईयर एंड वो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे कि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा घिच पिच नहीं होएगा, उतना लेंथी नहीं बनेगा। वो सारा का सारा बैलेंस ड्राइंग्स अकाउंट से उठा के सीधी सिर्फ एक एंट्री वहां पे ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। इससे आपका ड्राइंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा और ड्राइंग्स की इफेक्ट आपकी वहां चली जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपने जो ड्राइंग्स अकाउंट प्रिपेयर किया है उसके अंदर अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इफेक्ट दे दी है तो फिर आप कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इफेक्ट अलग से नहीं देंगे, ठीक है।
इसके लिए क्योंकि आपने वो जो ड्राइंग है उसका इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी ड्राइंग्स अकाउंट के अंदर दे दिया है, ये वो आपका डेबिट साइड पे उसका इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, अभी इसका ये जो इन यहाँ पे ये जो टोटल था वो सभी आपका यहाँ पे क्रेडिट में आया और ये आपका उठ के जो है डेबिट साइड पे गया कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए बोला है कि आप वो चीज़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस ये था कुछ बेसिक्स नॉलेज पार्टनरशिप के रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल सम से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इन डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ आज के लेक्चर में बेसिक अबाउट पार्टनरशिप। So guys, if you are new on the channel and watching video for the first time, so please do subscribe the channel and press the bell icon so that you will be notified for the upcoming videos.